मेरी शादी के तुरंत बाद मैं अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए निकली। मेरा ससुराल बहुत दूर था। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक सुशिक्षित लड़की थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा विवाह एक किसान के साथ कर दिया था। इसलिए मैं अपने भाग्य को कोस रही थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। कमरे में बैठकर मैं रो रही थी। तभी मेरा पति कमरे में आया। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो मुझे गंवार जैसा लग रहा था। सांवला रंग। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मेरे पास आकर बैठ गया। वो मुझे घूर रहा था, जो मुझे अजीब लग रहा था। मुझे देखकर उसने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और सुंदर पत्नी मिली है। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरा भाग्य कितना खराब है कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर उसका चेहरा लटक गया, क्योंकि उसे मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस समय मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक गांव में कर दिया था। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, उसकी अपनी खेती है, वो खेती करके अच्छे पैसे कमाता है और उसका परिवार भी अच्छा है। तुम वहाँ सुखी रहोगी। लेकिन कौन सा सुख? अच्छा परिवार और अच्छी कमाई। क्या मेरा सुख बस इतना ही था? मेरे अपने सुख का क्या? मेरे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे थे और बहुत गुस्सा भी था। इसलिए मेरे शब्दों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि मैं सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल दूं। मेरा पति विनय मुझसे बोला, प्रिया, तुझे क्या हुआ है? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने कहा, मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। तुम्हारी मेरे सामने बोलने की औकात नहीं है। तुम मेरे लायक नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ, पहले खुद को आईने में देखो, फिर मुझसे बात करना। तुम अनपढ़ हो और दिखने में भी अच्छे नहीं। भगवान जाने मेरे माता पिता ने तुम में क्या देखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इतना कहकर मैं रोने लगी। वह चुप हो गया और नाराज होकर बैठ गया। मैं रोते हुए उससे बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गया और बोला, प्रिया, तू ये क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? मैंने कहा, हैरान होने की क्या बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे 100 गुना बेहतर है, पढ़ा लिखा है और दिखने में भी सुंदर। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो बाहर चला गया। लेकिन ये सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का मेरे कॉलेज का था। कुछ दिन पहले हम मिले थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद हम फोन पर बात करने लगे। मैं अब भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद विनय फिर कमरे में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर पानी के छींटे थे। शायद वह रोकर आया था। उसने एक तकिया और कंबल लिया और फर्श पर सो गया। मैंने अपने कपड़े बदले और सो गई। अब कई दिन बीत चुके थे। मैं विनय से बात नहीं कर रही थी और विनय भी मुझसे कुछ नहीं बोलता था। सुबह उठकर वह खेत पर चला जाता था और शाम को थककर घर लौटता था। खेत से आने पर कपड़े मिट्टी से भरे होते थे और शरीर पसीने से गीला। उसे देखकर मुझे घृणा होती थी। मैं गुस्से से उसकी ओर देखती और मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता, नहा धोकर बाहर आता। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे सबके साथ बैठकर खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सबको एक साथ बैठकर खाने की आदत थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ दिन में आधा खाना खाकर उठ जाती थी। शायद विनय ने ये नोटिस किया कि मैं उसके साथ बैठकर पेट भरकर खाना नहीं खा सकती। इसीलिए अब वह मुझसे पहले खाना खाकर उठ जाता था, ताकि मैं पेट भर खा सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विनय दिन भर खेत में मेहनत करता है और शाम को उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और दिन भर मेरे मन में अर्जुन के बारे में विचार चलते रहते थे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरे पास जो फोन था उसे मेरी माँ ने मुझसे वापस ले लिया था, क्योंकि गांव में ससुराल में बहुओं को फोन रखने की इजाजत नहीं थी। जब मुझसे रहा नहीं गया
तो मैंने सारी हदें पार कर दी और विनय से उसका फोन मांगा। मैंने उससे कहा कि मुझे अर्जुन से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से मुझे देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फोन लिया और अर्जुन से बात करने लगी। जब मैं अर्जुन से बात कर रही थी, वह भी मेरी चिंता कर रहा था। मैं रोते रोते उसे सब कुछ बता रही थी। उस समय विनय मेरे पास ही खड़ा था, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान नहीं था। उसने चुपचाप तकिया और कंबल लिया और सो गया। अब तो ये रोज का हो गया था। मैं रोज विनय से फोन लेकर अर्जुन से बात करती थी, लेकिन वह मुझे अब भी स्वीकार करने को तैयार था। एक दिन कमरे में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं कमरे के बाहर आकर फोन पर बात कर रही थी। घर में सब सो चुके थे और विनय भी सो रहा था। मैं फोन पर बात कर रही थी, तभी पीछे से मेरा देवर आया और उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। वह मुझसे बोला, निर्लज औरत, पति होते हुए भी तेरा किसी और मर्द के साथ संबंध है। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे नहीं पता वह कब से मेरी बातें सुन रहा था। वह मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। धीरे धीरे घर के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। विनय भी वहाँ आया और बोला, क्या हुआ है? इतनी रात को तू जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरा सच बता दिया। तब सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब सबको मेरे सच का पता चल गया था और अब वे मुझे मेरे मायके भेज देंगे। वहाँ जाकर मैं अर्जुन से शादी कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विनय ने अपने भाई को झूठा साबित किया और बोला, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वह अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। यह उसने मुझे पहले ही बता दिया था। इतना कहकर उसने सारी बात वहीं खत्म कर दी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और विनय भी अपने कमरे में आए। कमरे में आते ही मैं अपने पति से झगड़ने लगी, क्योंकि मुझे उस पर पहले से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, मेरा रास्ता साफ होने वाला था, तुझे सब कुछ पता था, फिर भी तूने सबको झूठ बोला। अगर तूने मुझे आज घर से निकाल दिया होता, तो मेरे माता पिता को मजबूरी में मेरी शादी अर्जुन से करनी पड़ती। तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? मेरे माता पिता की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। विनय ने कहा, अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं, तो भी मैं तुझ पर किसी भी तरह का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे माता पिता की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का तुझे स्वीकार करने को तैयार है, तो मैं खुद तुझे उसके पास छोड़ दूंगा और सारे इल्जाम अपने सिर ले लूंगा। इसके बाद मैं तुझे तलाक भी दे दूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए अच्छी भावना जगी। मैंने ये सब अर्जुन को भी बताया और वह भी खुश हुआ। उसने कहा, तू अपने पति को लेकर शहर आ जा और उसे तलाक दे दे। इसके बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इससे तेरे माता पिता को हमारी शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने उसे हाँ कहा और 2-3 दिन बाद विनय के साथ अर्जुन के बताए पते पर पहुंच गई। मैंने विनय से कहा, अब तू घर चला जा और मुझे तलाक के कागज भेज दे। इसके बाद मैं अर्जुन से शादी कर लूंगी। विनय ने मुझसे कहा, मैं 2-3 दिन में इसी पते पर तलाक के कागज भेज दूंगा, और वह वहां से चला गया। मैंने अर्जुन के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ। मैं घर में गई। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि उसने घर में सबको बता दिया है। खाली घर देखकर मैंने उससे पूछा, तेरे माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर आ, हम बैठकर बात करेंगे। इसके बाद हमने काफी देर तक गप्पे मारी और उसने मेरी तस्वीरें भी खींची। फिर उसने मेरी तस्वीरें किसी को भेज दी। जब मैंने पूछा, तो उसने कहा कि उसने मेरे देवर को भेजी हैं। इसके बाद वह फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आने लगे। मैंने उसका मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, लड़की तो सुंदर है, लेकिन इसके बदले में सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत हो, मैं वहाँ से निकल आई और रोते रोते अपने ससुराल पहुँच गई। मुझे देखकर विनय हैरानी से बोला, अब क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे कागज भेज दूंगा। तू यहाँ क्या करने आई है?
मैंने उसे सारा वाकया बताया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद रात में हमेशा की तरह वह बिछौना लेकर जमीन पर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात रोती रही और मुझे एहसास हुआ कि मैंने विनय के साथ कितना गलत किया। थोड़ी देर बाद अर्जुन का फिर से फोन आया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सुबह जब मैं उठी तो विनय कमरे में नहीं था। मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह उठकर मैं उससे माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि विनय से बेहतर मुझे कोई खुश नहीं रख सकता, क्योंकि किसी इंसान की सुंदरता उसके व्यवहार में होती है और विनय का व्यवहार बहुत अच्छा था। शाम को जब वह घर आया, मैंने उससे माफी मांगी और रोने लगी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे हाथ में कागज देकर बोला, इन कागजों को पढ़कर इन पर दस्तखत कर। मैंने उससे कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब मैं हमेशा के लिए तेरे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। मैं रोती रही और सोचा कि रात को मैं फिर से उससे माफी मांगूंगी। रात को जब विनय कमरे में आया, हमेशा की तरह वह बिछौना लेकर जमीन पर सोने लगा। तभी मैंने उसे रोका और कहा, तू बिस्तर पर सो। मैं उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगी और रोते हुए बोली, मुझे तलाक मत दे, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू मुझ पर गुस्सा कर, लेकिन मुझे छोड़ मत। तब उसने मुझे शांत किया और कहा, अगर तूने वह कागज पढ़े होते तो इतना रोती नहीं, क्योंकि वह जमीन के कागज थे और मैं वह जमीन तेरे नाम करना चाहता था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, कल मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर उसने कागजों पर मेरे दस्तखत करवाए और सुबह जाने के लिए निकल गया। मैं 2-3 दिन तक विनय का बहुत बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। चौथे दिन उसका एक दोस्त उसका मृत शरीर लेकर घर आया। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ये देखकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं जोर जोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि विनय को 2 महीने पहले ही पता चल गया था कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से वो किसी टेंशन में था और उसी के साथ यह बीमारी, इसलिए वह आज हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि शायद ये सब मेरी वजह से हुआ था। 3-4 दिन बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि यह चिट्ठी विनय के दोस्त ने दी है। विनय ने उसे तुझे देने के लिए कहा था। जब मैंने अपनी सास से कहा, माँ, विनय को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो मेरी सास ने कहा, वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने तुझे कभी नहीं बताया। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और वह चिट्ठी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिया, तू शादी के दिन बहुत सुंदर लग रही थी। उसी वक्त मुझे तुझसे प्यार हो गया था और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे खेती करना सिखाया था और उसी खेत में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं खेती संभालूंगा, इसलिए मैंने खेती करने का फैसला किया। लेकिन शादी की रात जब तूने मुझसे कहा कि तू किसी और से प्यार करती है, तो मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं कभी नहीं रोया, लेकिन जब तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी बातें करती थी जिन पर सिर्फ मेरा हक था, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बहुत टेंशन में था और शायद इसलिए मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। उसी वजह से मुझे ये बीमारी हुई और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने अपनी आधी जमीन तेरे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुझे कोई परेशानी ना हो। अब तू आजाद है, तू जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है। ये पढ़कर मैं बहुत रोने लगी, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। कभी कभी हम इंसानों को समझने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं और हमें इसका एहसास तब होता है जब वक्त निकल जाता है।
इसलिए हमें सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जैसे इंसान पर भरोसा करके प्रिया को कुछ नहीं मिला और जिस इंसान को उसने नजरअंदाज किया वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वह उसे समझ नहीं सकी और उसे हमेशा के लिए खो दिया। आप भी अपने जीवन में इंसानों को समझने में गलतियां ना करें, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता और उस वक्त हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।